थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप देखेंगे। इंटरव्यू में अपने प्लान के बारे में मोदी बताएंगे कि क्यों किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी बताएंगे कि उन्होंने क्या बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, कैसे 2047 तक देश विकसित होगा, ये दावा क्यों मोदी सरकार करती है। तीसरे टर्म में क्या फैसले लेंगे मोदी, ये आज के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। और इसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े नैरेटिव विपक्ष के मुंह से सुन रहे होंगे, जो विपक्ष के मंच से लगातार नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिन मुद्दों को लेकर डायरेक्ट अटैक बोला जाता है, उन मुद्दों पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर जवाब देंगे और बताएंगे कि वो सारे के सारे नैरेटिव आखिर गलत कैसे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू देखेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, चुनाव से ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू, क्या बड़ी बातें रहेंगी, किन किन सवालों का जवाब आज पीएम देश के सामने रखेंगे? प्राची, चुनाव से पहले और बीजेपी के मैनिफेस्टो के बाद उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखें तो समझा जा सकता है कि 78 मिनट का जो इंटरव्यू है, जो एक एजेंसी को दिया गया है, आखिर उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने किन किन मुद्दों को छुआ होगा। मुद्दों के हिसाब से बात करें स्पेसिफिक तो राम मंदिर पे इस पे चर्चा हुई है, और इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चर्चा हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल था, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है। नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो कोशिश कर रहा था अपोजिशन, उसको लेकर सवाल है। तमिलनाडु में बीजेपी किस प्रकार से कर रही है, तमिलनाडु से बीजेपी को क्या उम्मीद है, उसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। यूक्रेन से कैसे भारतीयों को निकाला गया, कितना बड़ा वो एक्सरसाइज था, उस पर इस इंटरव्यू के दौरान उस पर भी सवाल था और उसमें भी सवाल जवाब हुआ है। इसके अलावा 2047 में भारत का जो इनरोड है वो किस प्रकार का होगा, 100 दिन का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है केंद्र सरकार, वो किस प्रकार का होना है। तो कुल मिलाकर एक एक्सटेंसिव बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अगर चुनाव से पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आई, वो संकल्प पत्र जिसके बारे में पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी ये होती है कि जो गारंटी का वायदा किया जाता है, उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी का नाम मोदी की गारंटी है। और कल संकल्प पत्र में भी हमने देखा कि मोदी की गारंटी के नाम से ही वो संकल्प पत्र है। तो समझा जा सकता है कि उसके बाद के इस इंटरव्यू में इन सारे बिंदुओं को कैसे छुआ गया है। और तकरीबन 78 मिनट का इंटरव्यू रहेगा। प्राची, ठीक है देवेंद्र, टीजर देखकर जो समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन को लेकर जितनी भी जहरीली टिप्पणी की गई है और उस पर जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, उस सवाल का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस का ये स्टैंड कैसे गलत गया और कैसे कांग्रेस का ही नुकसान इससे हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि राम मंदिर को लेकर इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और राम मंदिर के दरमियान अगर आप देखें तो अपोजिशन का जो स्टैंड था वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टैंड रहा। और चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर सहयोगी आरजेडी के नेताओं की बात कर लें, टीएमसी की बात करें, जिस प्रकार की बयानबाजियाँ की गई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, अपोजिशन ने ही उसे एक राजनीतिक मुद्दा की तरह से बना दिया था। अन्यथा जिन जिन लोगों को निमंत्रित किया गया था या निमंत्रण दिया गया था, वो अगर आराम से चले गए होते, नहीं जा सके तो कम से कम प्रेस रिलीज जारी करके ये नहीं बताते कांग्रेस पार्टी की तरफ कि हमें नहीं जाना है, तो ये राजनीतिक मुद्दा शायद वैसा नहीं बन सकता था जैसा अपोजिशन ने इसे खुद बना दिया। और समझा जा सकता है कि बीजेपी के पहले के मैनिफेस्टो में अगर ये वायदा था और वो वायदा पूरा हुआ, अपोजिशन का ये स्टैंड रहा, तो ऐसे में ये किस प्रकार से चुनाव के दरमियान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ये मुद्दा रहा है। और ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि अपोजिशन में प्लेट में सजा के बीजेपी को सौगात के तौर पर दे दिया है। जबकि आप देखें तो बीजेपी के नेता भी वहाँ पे नहीं थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वहाँ पे नहीं है तो समझा जा सकता है कि पार्टी के संगठन के तौर पे वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं था। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई थी कि एक राजनीतिक कार्यक्रम की तरह ना दिखे। और जितने मेहमानों की लिस्ट हमने देखी, सबने देखा कि किस प्रकार से मेहमान जो बुलाए गए थे, हर एक फील्ड के अलग अलग तरह के जो लोग थे, नामचीन लोग थे, उन सबको बुलाया गया, साधु संतों को बनाया गया, सामान्य लोगों को बुलाया गया। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई थी कि कहीं से भी इस पर कोई राजनीतिक मुलम्मा ना चढ़ पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अपोजिशन ने जो बयानबाजियां की, समझा जा सकता है कि बीजेपी को कैसे ये सूट कर रहा है चुनाव के मौसम में उन सारे मसलों को लेकर अपोजिशन पे हमला करने का। सनातन एक हिस्सा रहेगा और दूसरा हिस्सा देवेंद्र, इलेक्टोरल बॉन्ड भी क्या रह सकता है। जिस तरीके से विपक्ष 24 के चुनाव में से बड़ा मुद्दा बना रहा है और बीजेपी को गिरने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे चंदा बीजेपी ने लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, इन सवालों के जवाब भी आज मिलेंगे। बिल्कुल प्राची, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर विस्तार से बताया है। उसमें यह बताया है कि अपोजिशन जिस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, चुनाव सुधार की दिशा में ये एक कदम था इलेक्टोरल बॉन्ड। इस बॉन्ड के आने से पहले देखें तो चुनावी चंदा किस रूप में आता है किसी को कोई जानकारी नहीं। आज अगर जानकारी आपको हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि सुधार की दिशा में आपने एक कदम आगे बढ़ाया था।
अगर इसमें किसी और सुधार की गुंजाइश थी तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि इस पर चर्चा कि हाँ ये बॉन्ड तो एक घोटाला है, ये तो बॉन्ड गलत तरीके से लेके आया गया। और उस बॉन्ड के मार्फत आप देखें, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार इस बात को बताया था कि सांसदों के स्ट्रेंथ के हिसाब से पर सांसद चुनावी बॉन्ड से फायदे की बात देखें तो बीजेपी से आगे तो टीएमसी जैसे दल हैं, कांग्रेस पार्टी की तो बात ही छोड़ दें, और कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको ज़्यादा बड़ा फायदा हुआ है। तमिलनाडु की बात कर लें, डीएमके को ज़्यादा बड़ा फायदा हुआ है। तो जितने सांसद आपके पास हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, आपको उसमें ज़्यादा फायदा हुआ है बनिस्पत बीजेपी के पास सांसदों का जो स्ट्रेंथ है उसके अनुपात में देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड भले ही अपोजिशन चाहे उसको जिस रूप में पेश करना चाहे, लेकिन हम सब ने देखा है कि सारे डिटेल्स सामने आने के बाद कि इसमें सभी दलों को फायदा मिला। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पार्टी का संगठन का बेस ज़्यादा बड़ा होगा, अमाउंट के हिसाब से उसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। अगर किसी एक स्टेट की पार्टी है, जैसे टीएमसी बंगाल की पार्टी है, अगर डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, तो उससे अगर आप तुलना करेंगे बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो वहाँ पे उसका अमाउंट तो बड़ा नजर आएगा। लेकिन सांसदों के अनुपात के हिसाब से देखें तो वो छोटा है, और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस मसले पर भी बोला है। प्राची, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है जो विपक्ष उठाता है, इसके साथ ही साथ देवेंद्र विपक्ष जो हर एक मंच से बात कहता हुआ नजर आता है वो ये कि संविधान खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। अगर तीसरा टर्म मोदी सरकार का आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर रिपीट होते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में अमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे, जो अधिकार हैं लोगों के वो खत्म कर दिए जाएंगे। इन तमाम सवालों पर भी जवाब मिल सकता है। निश्चित तौर पे आप देखें तो अपोजिशन के मुद्दों के हिसाब से एक बड़ा नैरेटिव शुरू से रहा है बीजेपी के खिलाफ। दो चीज़ों को लेकर वो कहते रहे। पहले ये कहते थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा दंगा होगा। उनको जब राज्यों के सरकार द्वारा उसको गलत साबित किया गया, फिर केंद्र की सरकार द्वारा गलत साबित किया गया, तो एक दूसरा नैरेटिव चलाया जाता है कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे। जबकि 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी। और उसके बावजूद आप देखें तो जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से संविधान की प्रति लेकर अगर एक भवन से दूसरे भवन में जा रहे हैं। पहले दिन आपने देखा होगा 2014 में जब संसद भवन में पहुंचे तो किस प्रकार से साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। तो ऑलरेडी बीजेपी उस नैरेटिव को बहुत सक्सेसफुली काउंटर करती है और बयानों में भी बार बार इस बात को बताया जाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि, और कल ही आपने वो बयान सुना होगा कि किस प्रकार से पीएम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भी उस संविधान में कोई उस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो संविधान इतना अमिट है और उसी संविधान के हिसाब से चल रही है। हाँ, अपोजिशन को ये जरूर सूट करता है क्योंकि अब दंगे वाला मसला उतना सूट करता नहीं, तो उसमें अब ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है कि अगर ये लोग आ गए तो संविधान को बदल देंगे। और उसमें खास तौर पे जो दलित कम्युनिटी है जिसका झुकाव आपने देखा होगा कि मोदी के दौर में जो कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल वोट हुआ करता था वो बीजेपी की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है। तो कम से कम उसको डराने के लिए इस नैरेटिव को खूब चलाया जाता है, जिससे उनको ये समझ में आए कि अगर वो बीजेपी की तरफ इसी तरह से जाते रहे तो जो आरक्षण की सुविधा मिलती है उस पर सवाल खड़ा हो सकता है। हालांकि बीजेपी उसको बहुत सक्सेसफुली काउंटर कर रही है। संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव और साथ ही साथ देवेंद्र लोकतंत्र खतरे में है, ये वाला नैरेटिव भी विपक्ष खूब भुनाने की कोशिश करता है। उदाहरण दिए जाते हैं ईडी सीबीआई की हो रही कार्रवाई, हाल ही में 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, उन्हें जेल में डालना, ये सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। तो केंद्रीय एजेंसियों की स्वायत्तता को लेकर भी पीएम आज कोई जवाब दे सकते हैं? और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पे सवाल उसमें आया होगा। इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, लेकिन एजेंसियों को लेके तो सवाल आते ही रहे। इसके पहले के पीएम के इंटरव्यू को अगर आप देखें जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये सवाल आया था, उसमें भी इस बात को ये बताया गया। पीएम मोदी ने जब मैनिफेस्टो के दिन भी इस बात को दोहराया कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें इस नैरेटिव से सरकार के एजेंसी के कदम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं कि किसी ने गलत किया है तो सरकार के डिपार्टमेंट या जो एजेंसीज हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। और फैक्चुअली अगर आप देखें तो जनता में ये मैसेज ज़्यादा बेहतर इस रूप में जाता है, भले ही अपोजिशन इस मसले को जैसे भी उठाए, जनता को ये बात ठीक लगती है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भी मुलायम सिंह यादव का उदाहरण आप लेके देखें, मायावती का उदाहरण देखें, लालू प्रसाद यादव का उदाहरण लेकर देखें, तब बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी। तो इस नैरेटिव को ग्राउंड पे बीजेपी बहुत सक्सेसफुली काउंटर करती है। आज के इंटरव्यू में वो सवाल आया कि नहीं, इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी अभी प्राची नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये सवाल तो होगा ही होगा। अच्छा, टीजर और प्रोमो देखकर एक और सवाल जो बड़ा दिलचस्प नजर आता है देवेंद्र, वो एलन मस्क को लेकर पूछा गया सवाल है, जिसमें पूछा गया कि एलन मस्क मोदी के मुरीद कैसे हो गए, मोदी के फैन कैसे हो गए। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या जवाब देते हैं।
जी हाँ बिल्कुल। और अभी के समय आप देखें तो टेस्ला को लेके चाइना में जो समस्या चल रही है वहाँ पर भारत के लिए बहुत मुफीद स्थिति हो सकती है और टेस्ला के लिए भी बहुत मुफीद स्थिति है। भारत को उसके लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है और एलन मस्क को लेके निश्चित तौर पे इस सवाल का आना लाजमी था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से वो टेक सेवी हैं तो ऐसी चीज़ों को लेकर वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उस वर्ल्ड से भी बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और ऐसे में 2047 के जिस भारत की परिकल्पना की जा रही है उसका जो रोड मैप हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रोड मैप की बात करते हैं उसमें इसका भी अहम रोल है। वो भी सवाल आया है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, अभी जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है, ये सवाल भी आया है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी। ठीक है देवेंद्र, अब तो देखिए थोड़ी देर में पीएम का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। जिन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन सवालों का जवाब अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देंगे, बस कुछ ही क्षणों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, तकरीबन 80 घंटे पहले पीएम ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, संकल्प पत्र के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला इंटरव्यू होने जा रहा है जिसमें उन तमाम सवालों के जवाब पीएम देंगे जिसको लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहता है। खासकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का विजन पीएम मोदी का क्या है यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। विपक्ष जितने भी हथियार पीएम पर आजमाने की कोशिश करता है आज उन तमाम हथियारों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे। कौन से बड़े निर्णय पीएम लेते हैं अगर उन्हें दोबारा से सत्ता में आने का मौका मिलता है, एक बार फिर से जनता का मैंडेट उन्हें मिलता है और मोदी सरकार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाती है, तो कौन से बड़े निर्णय हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लेना चाहेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आप समझ सकते हैं चुनाव से ठीक पहले, संकल्प पत्र जारी होने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू देश में किस तरीके का माहौल बना सकता है, कैसे उन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे जिस पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकतंत्र खतरे में है जैसी बातें विपक्ष की तरफ से दोहराई जाती हैं, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं?